नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हमारे प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं। क्या कर रहे हैं बाहर, क्या नहीं। कुछ लोग कहते हैं घूमने चले जाते हैं, पता नहीं घूमने गए हैं, किधर गए हैं, क्या गए हैं। देखें ज़रा कर क्या रहे हैं। म्यूनिक में। चलिए। 7-8 साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर $80 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। अब ये बात वहाँ बताने की क्या ज़रूरत है। $80 बिलियन हो गई, 6 लाख करोड़ को पार कर गई बायोटेक इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, इसलिए बताया जा रहा है कि बायोटेक में बहुत पैसा है, भारत में आ जाओ। इतना बढ़ गया, आप कहाँ छूट गए। धीरे से अपने मार्केटिंग चल रही है सर, एकदम परफेक्ट चल रही है। साथियों, चलिए साहब, तो वहाँ जाकर भी बता रहे हैं। राम राम नयन शाह जी। तो सब जगह जाकर बता रहे हैं, दौड़ दौड़ कर बता रहे हैं कि क्या हमारी पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। और हमारे यहाँ बताने वाला कम से कम कोई तो आया। वरना तो लोग बताते नहीं थे, बोलते थे सपेरों का देश है कि नहीं। बहुत सारे लोग सपेरों का देश बोल देते थे ना। खैर, नितिन जी कैन आई कॉल यू, माई फ्रेंड वॉन्ट टू स्पीक टू यू, व्हेन कैन आई कॉल यू। मंजुनाथ जी, फिलहाल अभी कॉल्स तो सर बंद कर रखें, लेकिन आप एक बार सुबह ट्राई कर लीजिएगा, है ना। तो अगर संभव होगा तो आपका कॉल उठाने का प्रयास करूँगा ना। चलिए आगे चलते। तो देश की मार्केटिंग चल रही, सब दबा कर चल रही है। अब आगे सुनिए, और भी कुछ कहा है, क्यों कहा है। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। अब ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी कि भारत 2 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा है। 2 साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगातार सरकार की तरफ से 2 साल से अनाज फ्री जा रहा है। ये बेसिकली जो बेसिकली कोई इन्वेस्टर होता है ना, वो ये देखता है सामने वाले में कितनी दम है। कोई आपके पास पैसा लगाने आता है ना, तो देखता है आपके पास खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है, बंदे में दम है, पार्टी सॉलिड है या नहीं है। तो बस ये बताया जा रहा है, पार्टी सॉलिड है साहब। 2 साल लॉकडाउन में धंधा पानी सब बंद करने के बाद भी 80 करोड़ लोगों को 2 साल से खिला रहे हैं बैठा के, बिना टेंशन के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, आज भारत में औसतन हर 10 दिन में, आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज समझ में आ गया जो समझाया था। आ गए वहीं आ गए घूम के। हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। बाहर बैठे रहोगे, बाहर पैसा लगाए रहोगे, जर्मनी में बैठे रहोगे, पता नहीं कभी यूनिकॉर्न का नंबर आएगा कि नहीं। संभावनाएं तो भारत के अंदर है। वो क्या करते हैं, अपन कहाँ प्लॉट लेते हैं, नई कॉलोनी जो डेवलप हो रही हो, अरे इसमें रेट ज़्यादा बढ़ेगा। पुराने में क्यों नहीं लेते हो मार्केट में, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बढ़ चुका, सेचुरेशन आ रखा। 50,000 रुपये स्क्वायर फीट ऑलरेडी हो गया। अब कुछ नहीं होने वाला। 50 लगा के 55 मिलेगा, 10% का रिटर्न मिलेगा। इसके बनस्पत कहीं दूसरी जगह पे आप 1,000 रुपये स्क्वायर फीट की, 2,000 रुपये स्क्वायर फीट की जगह लोगे, वो यदि 5,000, 7,000, 10,000 हो गई तो 5 गुना रिटर्न दे जाएगी। बस इतनी सी बात है। अमाउंट तो वही है सर जो आप लगा रहे हो, कहाँ लगाने पर डिपेंड करता है। तो वो समझाया जा रहा है धीरे से आपको कि यहाँ जाओ, बायोटेक में लगा लो, फलानी जगह लगा लो, पार्टी सॉलिड है। 80 करोड़ लोगों को बैठा के खिलाया है 2 साल, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो क्रेडेंशियल देख लो साहब, भाव बढ़ चुका है पहले ही। हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन जाता है। राम राम अरुण सैनी जी। भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5,000 पेटेंट फाइल होते हैं। अगर इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए, भारत में टैलेंट नहीं है, भारत में ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं पाएगा, तो हर महीने औसतन 5,000 जो है पेटेंट फाइल होते हैं। तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे लोग बना ही रहे हैं। आप आओगे तो फ़ायदा होगा, नहीं आओगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सैम वाज द वन हु रिफ्यूज टू टेक इंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा जी एंड टुक हिज ओन डिसीजन टू लिबरेट बांग्लादेश। हाँ मोहन जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। शशांक जी कहते हैं सर, FM जनरल करियर वॉज फर्स्ट फील्ड मार्शल। ओके शशांक जी, धन्यवाद।
सॉरी, इनसे फील्ड मार्शल की पदवी वापस लेने की ले ली थी उन्होंने, इंदिरा गांधी ने वापस। हाँ, कीप इट अप, थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क लिंटन नाहा जी, धन्यवाद लिंटन जी। क्लियर है? लाइक करते चलिए भैया फटाफट, जिन जिनको मज़ा आ रहा है, जिनको मज़ा नहीं आ रहा है उनके लिए एक ऑप्शन है, फटाफट जल्दी से अनसब्सक्राइब करके सो जाइए। खैर चलिए आगे चलते हैं और देखें जरा, जब गए तो कोई पूछ परख हो रही है या ऐसे यूं यूं ही चले गए अपनी बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो? जैसे हमको भी यहाँ पे दिखता है ना, हाँ भाई लोग आ गए, इतने सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, अभी ठीक है अभी, या मतलब अकेले बड़बड़ा रहे हो? कुछ लोग दो उसमें ही लगे रहते हैं, तो भाई कुछ तवज्जो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देखें। वाह, बड़े बैंड बाजे के साथ साहब स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पे। बवारियन बैंड था ये, और बहुत कम ऐसा स्वागत दिया जाता है। इससे पहले ये स्वागत जो है बराक ओबामा को 2015 में दिया गया था। हर किसी को नहीं मिलता सर, बहुत राष्ट्राध्यक्ष आए, बहुत गए। इससे पहले इससे पहले जो बजा था तब 2015 में बजा था, बराक ओबामा के लिए बजा था। आज भारत के लिए तब अमेरिका के लिए बजा था, अमेरिका तो महाशक्ति है, उसके लिए बजेगा। आज भारत के लिए बज रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए, आपके प्रधानमंत्री के लिए बज रहा है। नहीं कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग तो मान ही नहीं रहे थे। कमाल है, लोग मानने को तैयार नहीं थे। दुनिया मान रही है साहब, बस हमारे यहाँ कुछ है उनका चेहरा ही बना रहता है। पैदा ही गलत टाइम हो गए थे, उनको हर चीज़ में नुक्स ही दिखता है। उनका कुछ नहीं हो सकता सर। ऐसे बहुत सारे नुक्स का आज दूसरा पहलू दिखाऊंगा मैं आपको। एक और न्यूज़ है जिसका नुक्स का दूसरा पहलू दिखाऊंगा आपको, है ना? हो सकता है अभी दिखा दूं पहले, है ना? खैर चलिए साहब, तो बवारियन बैंड भी हो गया। अब और देखें, सारे राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं भाई। ओ हो, कहाँ कोने में खड़े हैं मोदी जी। अरे रे, अरे किसके साथ खड़े हैं? आऊ के साथ में। अरे G7 समिट है सर, इसका मतलब ये थोड़ी मतलब कमाल है। चलिए देखें आगे। होगा ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री देश में किस तरह से प्रगति हुई और विश्व में खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने किस तरह से नेतृत्व किया है, विकासशील देशों के तक सहायता। तो मोदी जी तो कोने में खड़े हैं यार, कोई बात नहीं कर रहा है। देखते हैं अभी का जो हाथ पहुंचा है भारत ने वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने से लेकर तमाम सहायता के चलो भाई फोटो खिंचाओ, उसको विश्व के सामने रखेंगे। भावी चुनौतियों को रखेंगे। ये G7 शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो है जो आप देख रहे हैं इस समय। और उसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे सत्र को संबोधित करेंगे जो जलवायु, ऊर्जा, माफ करिएगा, जो खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर है। जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में भारत ने कई ऐसे कदम, कई ऐसी योजना। इमैनुअल मैक्रोन यहां से उतरे और सीधे मोदी से बात करने आ गए। नीतियां अपनाई हैं जिसने ओए होए 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 होए, अरे ये क्या कर डाला, मर गया रे मर गया। ये आदमी, मैं बता रहा हूँ, ये आदमी ठीक नहीं है। ये कमीशन सेट है इसका बर्नौल वालों के साथ में। हाँ, ये इसका बर्नौल वालों के साथ कमीशन सेट। और मेरे को अब मेरे को इस पर भी शक हो रहा है, ये इमैनुअल मैक्रोन पे भी शक हो रहा है। ये भी बर्नौल वाले से इसका कमीशन सेट है भाई। ये चेक कराओ भाई, इन पे ईडी की छापा मारो जरा। लैंगिक समानता के क्षेत्र में भारत ने कई सब अंदर चले गए गुरु। कुछ तो बात थी जो करने आए थे। पिछले कह सकते हैं बड़े प्यार से दोनों की बातचीत चल रही है। हो गया भाई साहब, इतने में कांड हो गया, तुम अंदर जाओ, कांड हो गया यहाँ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो सब अंदर आ गए, मोदी जी बाहर। क्या बताएं, कोने में खड़ा था आपका प्रधानमंत्री, कोई पूछ ही नहीं रहा था, फिर एकदम से कोई पूछने आ गया। चलो साहब, फ्रांस want to talk to you very urgent about national interest। अब सबको जरूरी काम आ गया। समृद्धि जी फ़ोन कर लीजिएगा आप भी, है ना, 10 बजे। मंजूनाथ जी आप भी, है ना। ज्योत्सना पाटिल जी धन्यवाद। प्रेमगिरी जी धन्यवाद आपका भैया। तो ये ठीक है, अब एक ने किसी ने बात कर ली तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया है। एक ने नितिन शुक्ला भी है। बस
मोदी 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 करवा लो। चलो आगे चलते हैं और देखें और क्या चल रहा है। अरे ओ महाशक्ति, अरे भाई USA, अच्छा इस पे जरा मैं अपने कमेंट ऐड कर देता हूँ दोबारा से, जाके मिला हूँ। अरे भैया आप तो बड़े आदमी हो गए, आप तो पूछ ही नहीं रहे हो हमको। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई साहब, कैसी बात कर दी, अरे आपको तो जानते हैं, आप तो पुराने आदमी हो, कैसे आए बिल्कुल एकदम। अरे दादा आप तो बड़े आदमी हो गए तो पूछ ही नहीं रहे हो दादा, है। अरे नहीं नहीं, फोकट की दवाइयाँ कैसी चली, वैक्सीन वैक्सीन फोकट की सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है। दादागिरी बंद कर दो, तुम ठीक नहीं बाबा, हाँ चलो भाई। अरे बाबा रे बाबा, मर गया रे बाबा, आज तो बहुत गलत हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। मुद्दे की बात समझिए बॉस, ना तो ये मोदी है और ना ये बाइडन है, आप समझिए, और ना ये ट्रूडो खड़ा है। ये अमेरिका है, ये भारत है, ठीक है, और ना वो इमैनुअल थे, वो फ्रांस था। आप समझिए, ये सारे लोग अपने अपने देशों के नौकर हैं, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने आए। मजबूरी ये हो गई है सारे देशों की, चाहे फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो, कि उसको चल कर आकर भारत से हाथ मिलाना पड़ रहा है, गले मिलना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी हो गई सर। ये फर्क ला दिया आपने, गेट द पॉइंट, डेविएट मत हो जाओ। मोदी 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 ने कर दिया, वो ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर, जिससे खलबली मची हुई है, वो खलबली एक व्यक्ति की वजह से मची हुई है। इनकी असली फोटो अगर आप देख लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, वैसे आने वाली होगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, सामने शक्ल देख लीजिएगा। ये फिल्टर विल्टर लगा के करते हैं ना, लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने वाले काम लोग, कुछ लोग करते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं ना। खैर क्या हुआ भाई, हिंदू फोबिया का शिकार मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। हिंदू फोबिया वाले जुबैर थे साहब, इनको हिंदुओं से बड़ा कष्ट था, हर चीज़ का फर्जी फैक्ट चेक करना के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। चलो साहब अंदर हो गए। ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप। तो सांप्रदायिक अशांति फैलाने का इनके ऊपर आरोप लगा, बड़े दिनों से चिड़िया बन के बाहर घूम रहे थे, पकड़ ली दिल्ली पुलिस साहब। अरे रे रे, क्या हुआ साहब, ये इमरजेंसी है। शांति दूत जुबैर की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और राजदीप राणा अयूब गिरोह ने पीटी छाती, कविता कृष्णन ने हिंदुओं को सुनाया भला बुरा। ऐसे कौन लिखता है यार, ऐसे कोई हेडिंग देता है, हद होगी, कैसी भद्द पीटी है भाई। इस हेडिंग देने वाले को भी एक सलाम, कमाल है। शांति दूत जैसा शब्द आपने हेडिंग में डाल दिया बॉस, मैंने यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका, कि आपके एडिटर से निकल गया, वरना एडिटर यूजुअली काट देते हैं इस चीज़ को भाई। वेरी गुड। तो साहब गिरफ्तार हो गए, क्यों गिरफ्तार हो गए, क्या कारण है देखते हैं। शायद इस पोस्ट की वजह से गिरफ्तार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। बिफोर 2014 हनीमून होटल, आफ्टर 2014 हनुमान होटल। इन्होंने हनीमून होटल पे को एडिट करके हनुमान होटल कर दिया। अब सवाल ये 2018 की पोस्ट है, तो इस पर अभी गिरफ्तारी क्यों, अभी क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी गिरफ्तारी समझ नहीं आती, 18 की पोस्ट पर अभी क्यों? अगर ऐसे होने लगेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। या किसी ने कुछ कहा उसके लिए उसकी गिरफ्तारी क्यों? बिल्कुल सही बात है। तो फिर दोनों तरफ होगी ना सर, एक तरफ तो नहीं होगी कि नुपुर शर्मा को तो गिरफ्तार कर लो, जुबैर को छोड़ दो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। और महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है, खतरनाक खतरनाक खबर है, आइए देखें। इस्तीफा देना चाहते थे सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने रोक लिया। मैंने क्या कहा था, ये आदमी बहुत पावरफुल है, ये तो इस्तीफा देकर निकल रहे थे पतली गली से। अरे बाबू ऐसा कैसा 2.5 साल छोड़ कर चलो है, ऐसे नहीं जाने देंगे, हाँ। तो भैया पकड़ लिया, तो कुल मिला के सरकार अभी और चलेगी, अभी इस्तीफा नहीं दे सकते, ठीक है। तो साहब उद्धव ठाकरे तो देना चाह रहे थे इस्तीफा, शरद पवार जी ने रोक दिया। आइए, जोमेटो की बात खत्म हो गई मालिकों, दूसरे पे आ गए। आप अभी तक जोमेटो पे अटके हुए हो, इतना मौका दिया था जोमेटो पे कमेंट करने का। शिवसेना का एक और विधायक गुवाहाटी रवाना। ये माइला, ये क्या हो गया, है? वो तो कह रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनकी पोस्टमार्टम जाएगी बॉडी। अरे रे रे, उद्धव ठाकरे देना चाहते थे इस्तीफा, शरद पवार ने रोका। तो साहब एक और विधायक चले गए गुवाहाटी। रे 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 रे, कमाल है। एक और, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक एक करके जा रहे हैं। किसकी बात सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं? शरद पवार की। अच्छा अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे जैन मुनि हैं, जैन संत हैं, वो कुछ कह रहे हैं। आइए सुने, किसको कह रहे हैं? ये महिला, ये भी है,
ओ शिंदे साहब भी खड़े हैं भाई, सुनिए। आज की तारीख में और जिस क्षेत्र में क्या होगा, हिंदू घटा देश बना, हिंदू घटा देश बटा। जिस क्षेत्र में आप देखो हिंदुओं के देखो, आज तो सबसे बड़ी बात, मुसलमानों में इतने गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, सिखों में गद्दार नहीं है, इतने गद्दार हिंदुओं में। मुसलमानों में गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, हिंदुओं में गद्दार है। साहब मुंडी भी हिलाई जा रही है। सीधी सी बात, देखो बात तो सही है, इसलिए सबसे बड़े गद्दार, इसलिए हिंदुओं को खतरा हमारी हिंदुओं से है। हिंदुओं को खतरा हमारे हिंदुओं से है। जैन मुनि जी प्रवचन दे रहे हैं, इनको खड़े होके मुंडी हिला रहे हैं। समझ में नहीं आई इन्हें, इनको समझ में आ गई, बगल वाले को। और ऐसे हिंदुओं की पहचान कर उनको पाकिस्तान ऐसे हिंदुओं की पहचान करके उन्हें पाकिस्तान भेजो। क्या बात है, जय हो जय हो जय हो महाराज, दंडवत आपको प्रणाम। ऐसे ही संत होने चाहिए, सामने कौन खड़ा इससे फर्क नहीं होना चाहिए। संत का दर्जा सबसे ऊपर होना चाहिए। प्रधानमंत्री आए तो भी उठ के खड़े नहीं होना है, ठीक है ना। सुन रहे हो ना आप सब लोग, साफ हो गए साहब। डू यू नॉट फील एनी पेन वाइल सिटिंग इन द कैबिनेट विद छगन भुजबल हु हैड अरेस्टेड शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे, सेज रेबल शिवसेना एमएलए सुभाष सबने इन वीडियो रिलीज बाय एकनाथ शिंदे। अरे सुभाष सबने साहब ने आज तो बिल्कुल लंका लगा दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहते आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता, उसी आदमी के साथ बैठते हो, उसी आदमी के साथ जिसने तुम्हारे पिता को जेल पहुंचा दिया था, जिसने तुम्हारे पिता को अरेस्ट किया था। जेल पहुंचा तो नहीं पाए थे, पहुंचाने की पूरी प्रयास कर लिया था। तो उनको मालूम था महाराष्ट्र में आग लग जाएगी, बाला साहब नाम है, कर नहीं सकते। ये तो प्रयास तो कर लिया था उन्होंने। क्या गलती थी? हिंदू हृदय सम्राट, कमाल है। तो छगन भुजबल जी ने ये कुचक्र रचा था, और वही कैबिनेट में साथ में बैठते हैं, एक ही टेबल पर बैठते हैं। तो शर्म नहीं आती, दर्द नहीं होता। बात बहुत आगे तक निकल गई। हमने कहा ना सर, ये सरकार तो गई, एमवीए तो गई है ना, किसकी बनेगी बात एक अलग है, लेकिन एमवीए तो नहीं चलेगी अब। क्योंकि पुरानी बातें निकल आई है ना, कार्टून के लिए किया था। अच्छा तो पुरानी बातें निकल आई साहब। अब पुरानी बातें निकलेगी तो बात निकली तो दूर तक जाएगी, और दूर तक जा रही है सर। शरद पवार के इशारे पर संजय राउत पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी नेता संजय राउत के कंधों से बंदूक चलाएंगे। हम समाप्त नहीं होने देंगे, हम रुकेंगे नहीं, और जब तक महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर। तो दीपक केसरकर जी ने आज एक और आरोप लगा दिया। कहते साहब शरद पवार जो है वो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं संजय राउत का। संजय राउत अपना कंधा दे रहे हैं, और कंधा ये दे रहे हैं कि पूरी शिवसेना को ख़त्म करना चाहते हैं साजिश के तहत। ठाकरे के वंशज कहाँ गए पूछिए मत साहब। सेफ गार्डिंग हिंदुत्व, नॉट अ रिबेलियन बट अ फाइट फॉर शिवसेना सेल्फ रिस्पेक्ट। लंबा चौड़ा लेटर लिखा है साहब, लंबा चौड़ा लेटर। तमाम सारी बातें इस लेटर में लिखी गई हैं। क्या क्या हुआ, क्यों हमको इनके साथ नहीं देना चाहिए, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है, ये तमाम सारी बातें इसमें लिखी हैं। इस पार्टी को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुत्व विरोधी लोग हैं ये लोग, इनके साथ हम लोग कैसे हो सकते हैं। दीपक केसरकर, तो इन्होंने पूरी चीज़ों को इस 4 पन्ने के लेटर में पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से बयां किया है, अपने दर्द को बयां किया है। शरद पवार जी ने अपना वकील खड़ा किया है। इतना भी भरोसा नहीं करते उद्धव जी वो आप पर कि आपको अपना वकील भी खड़ा करने देंगे कि आप केस ढंग से लड़ेगा आपका वकील। आपके वकील, आप पर तो भरोसा है ही नहीं, वकील पर भी भरोसा नहीं है आपके। कमाल है साहब, क्या बोले। चलिए आगे चलते हैं और देखें। महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन ने सदन में बहुमत खो दिया है, क्योंकि शिवसेना विधायक दल के 38 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, और इस तरह सदन में बहुमत से नीचे आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में एकनाथ शिंदे। तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो एमवीए महाविकास आघाड़ी ये खत्म हो चुकी साहब, इसका बहुमत खत्म हो गया, अब इसके पास बहुमत नहीं है, हमने इससे समर्थन वापस ले लिया। अब कहाँ जाओगे, यानी ये सरकार तो अल्पमत में आ गई। सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें संज्ञान ले और इसमें कार्रवाई करे। कार्रवाई क्या होनी? कार्रवाई ये होनी कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, पुनः दोबारा नई सरकार के गठन की संभावना को देखा जाए,
अन्यथा चुनाव में जाया जाए, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होती है ना। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, दुनिया में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब क्या हुआ आइए देखें। एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत, डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। डिप्टी स्पीकर ने कहा था भैया आप आइए यहाँ और आकर यहाँ बात कीजिए, आपको नहीं तो आपको अयोग्य कर देंगे। इनको नोटिस जारी किया था और व्यक्तिगत रूप से आकर आपको उसका जवाब देना है, नहीं तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। तो एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी, बोले आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये आज कार्रवाई पर रोक जो लगी है बड़े ओपन में लगी है, एकदम क्लियरली, एकदम क्लियर जजमेंट है। इसके बावजूद जो लेफ्ट लिबरल है वो मालूम क्या, वो कुछ दिनों के लिए टाल दी है कार्रवाई, कुछ दिनों के लिए अरे इस ऐसे न्यूज़ लिख देने से क्या हो जाएगा दादा, न्यूज़ तो न्यूज़ ही रहेगी, वो थोड़ी बदल जाएगी, जजमेंट थोड़ी बदल जाएगा तुम्हारे हिसाब से। मतलब शर्म की बात है यार, कम से कम न्यूज़ तो सही से लिखा करो। बड़ी शर्म की बात है। उद्धव को झटका, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक। एससी में शिंदे सेना और शिवसेना की क्या दलीलें, जानिए क्या हुआ साहब, झटका लग गया आज। तो सिर्फ उद्धव को क्यों लगा, डिप्टी स्पीकर को भी झटका लगा। महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर शिंदे गुट को 16 विधायकों से 27 जून की शाम तक लिखित जवाब मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है। तो रोक लग गई साहब, कुछ नहीं कर सकते आप, फिर क्या करें क्या, सुप्रीम कोर्ट ही बताए, तो बता रहा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे कैंप को राहत, 11 जुलाई तक अयोग्य नहीं घोषित हो पाएंगे बागी विधायक। 11 जुलाई तक इन बागी विधायकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्लियर है सुप्रीम कोर्ट से, और ये फैसला आना ही था साहब, इट वॉज इनएविटेबल, इसको आप रोक ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो आप ये फैसला, ये बिल्कुल एकदम पानी की तरह साफ है, अब इसमें आप क्या करोगे। खैर, तो और क्या, सभी पक्षों को जवाब देने के लिए एससी ने दिया 5 दिन का वक्त। विधायकों की अयोग्यता पर डिप्टी स्पीकर नहीं लेंगे फैसला, तो सभी पक्षों को 5 दिन तक का वक्त दिया गया। आ जाइए, अपनी अपनी बात कहिए, 5 दिन का आपके पास समय। 5 दिन इज मोर देन इनफ, बहुत है, कोई कमी नहीं 5 दिन। तो 5 दिन का समय दिया, आ जाइए, अपनी अपनी बात कहिए, और अपनी बात कहकर आप जा सकते हैं। कोर्ट उसके बाद निर्णय लेगा हमको क्या फैसला लेना है। 5 दिन का समय दिया है साहब। आज के पुनः लाइव को सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपकी फीस गौरव पांडे जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए फिर क्या। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद एकनाथ शिंदे बोले ये बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व की जीत। बेटे श्रीकांत ने भी दी प्रतिक्रिया। तो जीत गए साहब, तो ये नहीं बोले हम जीत गए हिपे फुर रहे, कहते बाला साहब ठाकरे, हाँ, बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की जीत है। इनके बेटे ने भी आज कुछ कहा, उसने भी प्रतिक्रिया दी है, बेटा भी आज निकल कर आया। तो पहले ज़रा ये देखें कि फिर क्या हुआ, जब जीत गए तब क्या हुआ, वो देखना आपके लिए आवश्यक है। आइए, जश्न मना साहब। तो धड़ाधड़ आतिशबाजी, जश्न मनाना शुरू। वो तो कह रहे थे कोई है ही नहीं वहाँ पर इनके समर्थन में। खैर, प्रतिक्रिया भी सुन लें उनके बच्चे की, श्रीकांत की भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो किया गया है, और हमेशा जो है वो सत्य परिस्थिति का विजय जो है होता आया है। केवल मत आज भी सत्य का विजय हुआ है। और आज जो फरमान जो है हिंदी ले उपाध्यक्ष जी ने निकाले थे कि 2 दिन में जो है आप आपका से आप दीजिए, नहीं तो आप सभी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो 2 दिन में उसकी तो बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद में ये सब जो है होता रहता है। तो आज कोर्ट ने जो है वो कोर्ट ने एक अच्छी, मुझे लगता है अच्छा डिसीजन जो है वो आज दिया है। और आने वाले समय में ये तो भी पहला स्टेप है, आने वाले और अच्छी न्यूज़ जो है हम सभी को जो है तो पहली शुरुआत है। आने वाले समय में जो है हम सभी को पता चलेगा ये सब जो है वो न्यायिक लड़ाई है, कोर्ट में लड़ी जाने वाली लड़ाई है। आज उसका जो स्टेप 1 था वो हम लोग ने क्लियर किया है। आने वाले समय में जो है वो धीरे धीरे सरकार बनाने की तरफ जो है
सभी लोग जो है वो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। गुवाहाटी में बातचीत हुई है, कब तक वो आने वाले, किस तरीके से आगे आप देख रहे हो कि वोट के रिजल्ट के बाद आपकी बातचीत हुई है? मुझे पता नहीं अभी अब उनकी क्या रणनीति है करके, लेकिन बहुत जल्दी जो है सभी एमएलए जो है वो मुंबई में होंगे। ओके, थैंक यू। तो साहब बहुत जल्दी सभी एमएलए मुंबई में होंगे, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं। कमाल है। चलिए साहब, ये भी अच्छा। और आगे देखें और क्या हुआ। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से 2 बार फोन पर बात की। शिंदे ने ठाकरे से महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। इस बात की पुष्टि मनसे के एक नेता ने की है। तो ये तो एक नया ही ड्रामा शुरू हो गया भाई, ये तो एक नया ही मैटर शुरू हो गया। तो एकनाथ शिंदे ने ऐसी छलांग मारी कि किसी ने सोचा ही नहीं। वो तो मनसे के राज ठाकरे से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल और अन्य भाजपा नेता मुंबई के एलओपी देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना एलओपी, तो साहब सबके सब पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस के घर पर। सागर सरकार बननी है भाई, बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया। बीजेपी वालों की तो लॉटरी लग गई है। चलिए, हाँ साहब पहुंच तो गए। देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। जब बाकी लोगों को स्टूल पे बैठा दिया, अच्छा प्लास्टिक की कुर्सियों पर, अच्छा अपन 2 बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, ओके। कुछ लोगों को सोफे पे बैठाया है। ये जब सोफे ऐसे हैं तो ये बड़ी कुर्सियों की क्या ज़रूरत थी? इन 2 बड़ी कुर्सियों की क्या ज़रूरत थी? कब 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 ये हम लोगों के मन से जाएगा? ये गलत बात है ना? जिस कुर्सी पर सभी लोग बैठे हैं, एक नेता को, एक लीडर को उसी कुर्सी पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। बल्कि प्रयास एक फिर क्या हुआ। ओ तेरी, ओ तेरी, अरे ये ऐसे कैसे भागे? ये शिवसेना वाले बोल रहे थे तो बिल्कुल ऐसे भागे कुकरों को। ओहो, देखो जरा, जैसे ही वो निकल कर आया ऐसे भागे भैया, ऐसे भागे दुम दबाकर। कौन निकला? ये सीआरपीएफ वाला निकला। ये बड़े आराम से बात करने लगा, उन्हें लगा ये तो मारेगा पीटेगा, पर ये तो बात करने लगा। और इसके बाद इसके सामने तोड़ा फोड़ी, और जबकि इसके पास में हथियार है। आप कहते हो ना सीआरपीएफ वाला ये वो, ये देखो सब तोड़ फोड़ दिया, और फोन लेके ही घूमता रहेगा। ऐसे लोगों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर घर बैठाना चाहिए, ऐसे सीआरपीएफ के जवानों को जो सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आपको जो शस्त्र दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि आप उनका उपयोग करें, ना कि इसलिए दिए हैं कि आप उनको लेकर घूमते रहें और फ़ोन पे व्यस्त रहें। सोचिए अगर वहाँ पर कोई सामने इनके हत्थे पड़ जाता तो ये बेसबॉल के बैट से ही मार डालते, सरियों से ही मार डालते उसको। ये क्या करते? तो कुछ नहीं, खड़ा रहता आदमी। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, कुछ नहीं होता सर सुरक्षा से। सुरक्षा सिर्फ आप अपनी कर सकते हो, कोई आपके लिए मरने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा सर। ये देख लो आपके ZY+ सिक्योरिटी वाले, आया कुछ काम? बंदूक लेके खड़ा, SLR लेके हो, कुछ आई? चलाई उसने गोली? It was not a rebellion, but what the people of Maharashtra want. What does he, Sanjay Raut, mean by bringing bodies from Guwahati? This is not the culture of Maharashtra. He should threaten other people, but not us. श्रीकांत शिंदे। तो श्रीकांत शिंदे जी कहते हैं, शिवसेना MP, सन ऑफ एकनाथ शिंदे, कहते हैं कि भाई किसी और को धमकी देना, हमको धमकी मत देना। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, जिस प्रकार की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो, और ये गलत है। तो ये धमकी तो हमको तो देना मत, किसी और को देना। चलिए देख ले, वीडियो भी देख ले। श्रीकांत जी बताइए कि जिस तरीके से आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है आप लोग की तरफ से किया जा रहा है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम DA साहब के समाधि पर जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि लाश जो है वो आएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा, उससे लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है ये पूरी जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता, ये सब देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है। और जो वक्तव्य जो है
बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे, बगावत नहीं है ये नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे, नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे, बगावत नहीं है। ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी आमदार आगे ये धमकियां किसी और को दें। ये लड़का तो गजब है भाई, बहुत तेज है लड़का तो। हम तो सोचे कि लड़के में दम नहीं आया है, गजब का कार्टून आया है। सो रहे हैं साहब उद्धव जी, और राउत साहब के हाथ में जो है तलवार है, नाक पे मक्खी बैठ गई है। आप भगवान ही माने कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मालूम है ना आपको। बड़ा ही शानदार कार्टून है भाई। आज की जो पूरा जो है इस पर एकदम फिट बैठता हुआ कार्टून। आई जस्ट केम टू नो दैट ईडी हैज समन्ड मी। ओ हो, ईडी का नोटिस पहुंच गया साहब। मुझे अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे तलब किया है। महाराष्ट्र में ये बड़े राजनीतिक घटनाक्रम है, हम बाला साहब के शिवसैनिक एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुझे रोकने की साजिश है। भले ही आप मुझे मार दें लेकिन मैं गुवाहाटी मार्ग नहीं लूंगा, मुझे गिरफ्तार करो। ट्वीट संजय राउत। अरे रे रे रे, ईडी का नोटिस पहुंच गया, कल बुलाया ईडी ने। ये जो है अब तक जो है ये धमकी दिलवा रहे थे। हाँ, कैसे कि भाई फलाना आदमी ढिकाना आदमी, ये ऐसे करो वो वैसे करो, इतनी तारीख तक आओ उतनी तारीख तक आओ। लेकिन मामला कुछ का कुछ हो गया। ये अब तक जो धमका रहे थे उसके बदले में पलट के धमकी मिल गई। अब ईडी का नोटिस आ गया, कल पेश होना है साहब, सुबह पहुंचना पड़ेगा ईडी के दफ्तर। गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो कह रहे हैं गिरफ्तार करो। सर हो जाओगे, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब बवाल काटा जा रहा है, अरे साहब वो मेरे को दबाने की कोशिश है, मुझे ये करने की कोशिश, मुझे वो करनी। अरे तो दादा कौन, अभी कफन वफन बहुत सारी बातें हो रही थी, क्या लाशें आएंगी, पोस्टमार्टम होगा, फलाना होगा ढिकाना। अरे इतने से डर गए आप, सुई से डर गए, पोस्टमार्टम की बातें कर रहे थे। कैसे जैसे चिराग बीजेपी के हनुमान कहे जाते थे, उसी तरह आप भी नीतीश का हनुमान थे। मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है जी, रामचंद्र जी। तो नीतीश इसको सुधार लीजिए। अच्छा, मैं किसी का हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। तो ये रामचंद्र है, मतलब ये राम है, इनके हनुमान होंगे, ये किसी के हनुमान नहीं बनेंगे। ओके, गजब साहब। आप नीतीश के बारे में अरे हम किसी के बारे में क्यों बोले आपको जी? मैंने आपने बोला हनुमान, तो मैं किसी का हनुमान है, मैं रामचंद्र हूँ, मेरा नाम ही रामचंद्र है जी। नीतीश से इतनी बेरुखी क्यों हो गई सर? वो आप जानिए, मुझे क्या पता है जी कि हमसे, ये तो आपको पता होगा, हमको कुछ पता नहीं है। सर संगठन के बहुत बड़े आधार माने जाते हैं। हम ऐसा हमको तो नहीं पता है, आपको पता होगा। हम तो सिंपल आदमी है भाई। नहीं, आप पे नीतीश ने भरोसा क्यों नहीं जताया इस बार क्या चीज का? राज्यसभा सीट? आप जानते होंगे बेटा। नहीं, क्यों, हम तो नहीं अरे जानते। तो हम कहेंगे। आपने तो अच्छा सुनिए, आपको अच्छा सुनिए, ये सवाल जो आपको भेजने के लिए बोला है ना, नहीं, कोई नहीं भेजा। उन्हीं से पूछ लीजिएगा। चलो हम गोदी मीडिया नहीं है सर। चलिए चलिए। सर जैसे लीजिए साहब, बड़ा बुरा हाल है। राज्यसभा नहीं भेजा, लोगों ने सवाल पूछ लिया, गुस्सा हो गए मंत्री नेताजी। चलो खैर, गुस्सा ही हो, शुक्र है। दूसरी जगह हर आदमी का अपना चरित्र होता है, अपनी हैसियत अपनी औकात होती है। बंगाल ले चले, वहाँ तो हद ही हो गई। पत्रकार महोदया को ही पीट डाला। आपने ভুলে ঢুকে চাইছেন না বুঝতে বেশ করেছি। বুম ভেঙে রাজেশটা করা হয়, রিপাবলিকের বুম ভেঙে রাজেশটা করা হয়, রীতিমতো আক্রমণ করা হয়। आईएएस नामर्द से मिलिए, ये टीएमसी का गुंडा है जो रिपब्लिक बांग्ला के चैनल की महिला पत्रकार पर हमला कर रहा है। ये दीदी का गुंडा, दीदी का छक्का। আপনি কোন শাসনটা হাত দিলেন? না না না, आपने ভুলে ঢুকে চাইছেন না বুঝতে বেশ করেছি। हाँ, अरे वारे गेंडे, तू कभी तो आएगा लपेटे में, अगली बार नहीं आएगी सरकार, तब कहाँ जाएगा भाई। कैसे कैसे गुंडे भर रखे हैं साहब, कमाल है, कमाल है। अजीब अजीब टाइप के दलाल पकड़ लें। खैर, बंगाल से एक और खबर देखें। राजनीति है साहब, राजनीति में कुछ भी संभव है। मुकुल रॉय रिजाइंस एज चेयरमैन ऑफ बंगाल्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। रिजाइन करना पड़ गया, क्यों? बड़े कमाल की बात थी कि बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन टेक्निकली बीजेपी के ही थे क्योंकि बीजेपी ने निकाला ही नहीं, तो ये बीजेपी के ही विधायक हैं आज भी। अब अगर ये बीजेपी छोड़ते हैं तो विधायकी चली जाएगी, दोबारा चुनाव लड़के आना पड़ेगा। बीजेपी निकाल नहीं रही, बोले ना बेटा हम निकालेंगे नहीं। और विपक्ष में होते हुए आप पीएससी के मेंबर बन नहीं सकते, तो बन गए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर। रेजिग्नेशन देना पड़ा साहब। ओफो, मुकुल रॉय
और 2-4 भाषाएं लिख लेते भाई साहब, ऐसी क्या बात थी। बांग्ला भी लिखा है, हिंदी भी लिखा है, उर्दू भी लिखा है, अंग्रेजी भी लिखा। हाँ मुकुल तथा क्या करता रे बाबा, हाँ रेजिग्नेशन देना पड़ गया। अरे रे रे कमाल हो गया भाई। चलिए क्या बोले, बड़ा बुरा हुआ साहब, अपॉइंटमेंट के बाद रेजिग्नेशन देना पड़े, इससे बुरा क्या हो सकता है किसी के लिए। चलो अच्छी बात है, और स्पेशली तब जब लालच हो। क्या नेतागिरी की इतनी सारी बातें चल रही हैं। हमने कल आपसे कहा था कि जो है प्रॉपरली एनालाइज करेंगे रामपुर और आजमगढ़ की घटना को, तो कर लें ज़रा 2 मिनट के लिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो ये है साहब रामपुर का बाई इलेक्शन 2022 का। 2019 का जनरल इलेक्शन रामपुर का ये था। जीते थे मोहम्मद एजाज खान, 5,59,000 वोट मिले थे। जयप्रदा बीजेपी से लड़ी थी, उनको 4.5 लाख वोट मिले थे। घनश्याम लोधी को इस बार 3,67,000 मिले। मोहम्मद आसिम राजा को 3,25,000, यानी कुल मिलाकर वोटिंग का परसेंटेज बड़ा ज़बरदस्त गिर गया। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको कितने ज़्यादा कम वोट मिले। तो परसेंटेज में आ जाइए, तो पिछली बार बीजेपी को 42% वोट मिले थे, इस बार बीजेपी को 51% वोट मिले, 42% से 51%। समाजवादी पार्टी को 52% मिले थे, जो 46% पर आ गए, यानी -6%, और बीजेपी +9.62%। तो जहाँ तक रामपुर की बात है, रामपुर ने तो एकदम क्लियर मैंडेट दिया है। 10% का वोट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 10% का वोट, भले ही बाई इलेक्शन है तभी भी मायने रखता है। तो 10% का वोट में अगर कहेंगे तो यहाँ तो रामपुर की जनता ने जो है बिल्कुल क्लियरली जो है एक जीत जो है दर्ज कराई है। और हालांकि बहुत क्लियर है इसमें स्विंग जो है बीजेपी के 10% के आसपास का बीजेपी के फेवर में गया है। अब आजमगढ़ की बात कर लें तो आजमगढ़ की जो कहानी आती है वो ये आती है, दिनेश लाल नेहरूआ 3,12,000, धर्मेंद्र यादव 3,04,000, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो लेकिन वोट पिछले बार के मुकाबले तो आधे ही हैं ऑलमोस्ट, है ना। दिनेश लाल पिछली बार 3,61,000 मिले थे, इस बार 3,12,000 मिले, उल्टे कम हो गए। अखिलेश यादव को 6,21,000 मिले थे, ठीक है ना। तो इनके धर्मेंद्र यादव को इस बार 3 लाख मिले, इनके तो आधे ही हो गए। तो परसेंटेज में इसको भी देख लें। अखिलेश यादव को पिछली बार 60% मिला था, इस बार 35% मिला, 24% ज़्यादा मिला था, ठीक है। हालांकि बीजेपी को भी 6% ज़्यादा मिला था, लेकिन इस बार इनकी पार्टी 33% पे रह गई है, यानी 26% का नुकसान है, लगभग 27% का। बीजेपी 34% पर है, जो पिछली बार 35% पे थी। इसको भी थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ, यानी बीजेपी का वोट शेयर रिटेन हो गया। और इनके लोग जो है वोट देने नहीं आए। वोट देने नहीं आए ऐसी बात नहीं है, इनका वोट बीएसपी के शाह आलम में बट गया। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो नरेवा इस बार फिर हार जाते। तो यानी सीधी सीधी बात ये कि ये जो बात है कि लोगों ने वोट दिया आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ की कहानी कुछ और है। आजमगढ़ की कहानी तो सीधे सीधे बोल रही कि वोट बट गया, इसलिए जो है इनको फ़ायदा हो गया ना। इतना तो उनको भी समझ में आ रहा है जिन लोगों का वोट बटा है। शुभेंदु अधिकारी लीडिंग वेरी वेल, हाँ अभिजीत जी बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं, अगली बार आ जाएंगे। ममता टुडे टोल्ड दैट अग्निवीर रिटायरमेंट शुड बी एक्सटेंडेड टू 65 ईयर्स। शी कंपेयर्ड आर्मी जॉब टू मेडिकल और स्कूल जॉब्स। टी बनर्जी सर उनको समझ ही नहीं तो उनसे क्या बात करनी है ना। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। कोई जॉब का कहीं किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, और आर्मी वाले की जॉब का आप कंपैरिजन टीचर से कर रहे हो, कैसी बेवकूफ़ी की बात है, कमाल है। चलिए तो साहब ये 2 जगह की हो गई। आम आदमी पार्टी जहाँ से जीती है उसकी भी बात हो जाए लगे हाथों, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी जीत दर्ज करी, अपनी सीट को रिटेन किया है। तो साहब 2020 में ये थी, राघव चड्ढा जो है 59,000 वोट लिए थे। दुर्गेश पाठक जीते लेकिन 40,000 वोट मिला, यानी पिछली बार से कम मिला है। बीजेपी को इस बार 28,000 मिला है, पिछली बार 39,000, यानी इनको भी वोट कम हुआ है। 10,000 तो दोनों का कम हो गया भाई। तो वोट शेयर को परसेंटेज में देख लें, जितने टोटल वोट पोल हुए हैं उसका परसेंटेज। तो परसेंटेज ये रहा सर, 55% दुर्गेश को मिले हैं, पिछली बार 57% मिला था, यानी कि 1.3% का नुकसान है। बीजेपी को 37% पिछली बार मिला था, इस बार 39.92% मिला, यानी 2% के प्लस में। तो देखा जाए तो बीजेपी फायदे में हुई इस बार, और आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है देखा जाए तो। लेकिन जो जीता वही सिकंदर, जीते तो आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं। भले ही आपका 2% वोट शेयर बढ़ा और उनका 1.5% वोट शेयर गिरा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जीत का मार्जिन अभी भी जो है बहुत दूर है, बहुत लंबा मार्जिन है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात ज़रूर है कि बीजेपी आगे बढ़ रही धीरे धीरे, लेकिन बहुत कछुए की चाल से, है ना। तो ये 2 यहाँ का एनालिसिस हुआ। चलिए अब बात चल रही राजनीति की, तो एक और बात कर लें। एक स्टेटमेंट आया, उसको देख ले जरा। और ये जो स्टेटमेंट जो आया है, ये हमारे आप सबके प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से आया है। इस स्टेटमेंट को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको बात समझ में जो आती है ना, जो आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। आइए भाई। और दुनिया जानते हुए आपकी है, आप खुद ने सजा गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। और दुनिया जानते हुए आपकी है,
आप खुद ने सजा गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो तो वो उन्होंने चूक कर दी तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। यानी कि सचिन पायलट इनकी शादी में मिली हुई, क्योंकि बीजेपी वालों की शादी में मिली, सचिन पायलट इनकी जगह गिराना चाहते हैं। अरे भाई ये तो बड़ी आफत है। सचिन पायलट मेरी सरकार गिराना चाहते हैं, फिर से बोल दिया। अच्छे वाला सब कुछ चल रहा था, पता नहीं इनको क्या हुआ, एकदम से इनको कुछ कीड़ा काटा तो इन्होंने बोल दिया। सब शांति थी, नया बवाल खड़ा कर दिया। खैर सचिन पायलट के पास पहुंच गए लोग, और छोड़ने वाले कहाँ पत्रकार लोग, माइक मुंह में घुसा दिए, बोले भाई उनने कुछ कहा है आपके लिए, अब आप जवाब दो। सचिन पायलट जी ने भी जवाब दिया। में राजू ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला मेरे धैर्य को, और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को उतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, सब मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग हो रहा है कि क्या सरकार है क्या जबरदस्ती। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा है, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। लेकिन सर पिता को भी बच्चों के बारे में सोचनी चाहिए कि नहीं? तो साहब जवाब देते नहीं बन रहा सचिन पायलट जी से, पिता तुल्य हैं, फलान है, ढिकान है, तोला तोली चल रही है। लेकिन खैर गोलमोल जवाब दे के निकले। चलो खैर राजस्थान की बात चल रही, सर राजस्थान की एक और बात कर लें। ये जो सरकार है केंद्र में जो बैठी हुई है, ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। आइए भाई, और इन अडानी अंबानी को हम रेड कारपेट बिछा कर बुलाएंगे, लेकिन अगर मोदी जी बुलाएंगे तो वो मोदी के गोजी हो गए और गोजी के मोजी हो गए और सब कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस शासित राजस्थान के लिए अंबानी अडानी ने खोला खजाना, किया 1.68 लाख करोड़ निवेश का वादा। बजाओ, आया मज़ा आया कि नहीं आया? चाली बजाओ तुम लोग पहले। मतलब इनके यहाँ आएंगे 1.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही है, लेकिन यही अडानी अंबानी यदि कहीं और काम करें तो गलत है। अरे ये तो कॉर्पोरेट है ना, ये लोग तो लूट रहे हैं, तो इनको क्यों बुलाया राजस्थान भैया दादा? ऐसे कैसे? कमाल है साहब। अच्छा इसको राहुल का नज़र लगा, हाँ नज़र लग गया साहब। कमाल है भाई, क्या गजब के लोग हैं साहब, क्या गजब। खैर राजनीति की बात चल रही। कल एक वीडियो हम दिखा नहीं पाए थे आपको, आज आया है मुश्किल से 9 सेकंड का, देख लीजिए। हाँ देखिए जरा। कौन जाएगा? कौन जाएगा? How can you look? कौन जाएगा? कौन जाएगा? भाई साहब ये देश के नेता हैं, हाउ डेयर यू रोक। ओ माय गॉड, अंग्रेज मर गए 2-4 आत्महत्या करके भाई साहब, बिल्डिंगों से कूद गए, किसी लोगों ने फांसी लगा ली, जिनके पास गन थी उन्होंने कनपट्टी पे रख के उड़ा लिया है। कल इन्हें अंडर अरेस्ट भी कर रहे थे पुलिस वालों को। अरे कसम से यार, सही मायने में बदला ना अंग्रेजों से यही ले रहे हैं। भारत में हो गया हमको पता ही नहीं है, विदेशों में छप रहा है। इंडिया मुस्लिम्स वेंडलाइज हिंदू टेम्पल, होस्ट इस्लामिक फ्लैग इनसाइड इट। अरे बाबा, मंदिर तोड़ दिया साहब, और मंदिर के अंदर जो है इस्लामिक झंडा लगा दिया, और हमको खबर ही नहीं भैया, हमको खबर ही नहीं। विष्णु मंदिर तोड़ दिया साहब, लक्ष्मी नारायण मंदिर सॉरी, अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार, मंदिर तोड़ दिया, शेषनाग तोड़ दिया साहब, और इस्लामिक झंडा लगा दिया। अरे वाह नीतीश कुमार जी, क्या बात, बड़ा गुड़ दबा के बैठे हो साहब। इस बारे में कोई बता नहीं रहा, कहीं कोई न्यूज़ नहीं आ रही, बड़ा गजब है साहब। मैं तो हैरान हूँ देखकर, मुझे पता ही नहीं चला, और ये 24 तारीख को हो गया, 4 दिन पीछे। कमाल भाई, हद है। आपको पता चला क्या? सोचिए कितने बिके हुए हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के पत्रकार, हमारे यहाँ का मीडिया, ये बताते ही नहीं, सच ही नहीं बताना चाहते आपको। कमाल है साहब। चलिए, और जो तोड़ रहे हैं अब उनकी असलियत देखिए, उनकी असलियत भी दिखाता हूँ। इनका क्या करें साहब, समझ में नहीं आता।
Why are we here? Why are we here? Do you believe in freedom of religion? Yes. Do you believe in freedom of religion? Yes. Do you believe in freedom of religion? Yes. Why are we here? To defend the prophet. Why are we here? To defend the prophet. Why are we here? To defend the prophet. Do you कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल रहा है इनका, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। believe in freedom of religion? Yes. Do you believe in freedom of religion? Yes. अमेरिका में बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामे के साथ में निकल आए साहब। अमेरिका में इनके कुकर्म, अमेरिका में जो आप लोग बैठे हो, कृपया करके मैं इतने सारे दिखाता हूँ, दिखाया करो ना यार, वहाँ पर इनके कुकर्म दिखाया करो सर। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े ट्रक जो आपके मिलते हैं ना एडवर्टीजमेंट वाले, उसको ले लिया करो सर किराए पे, और इनके सारे कुकर्म चलाओ। आप बोलो तो मैं एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो बना दूंगा इनके कुकर्मों के लिए। मतलब हद है साहब बेशर्मी की। मंदिरों को तोड़ रहे हो आप। 80% आबादी जहाँ की हिंदू है, अब तो 80 बची भी नहीं होगी, अपने एक एक बच्चे आधे हो गए होंगे, 40% बचे होंगे अपन लोग, खैर है ना। मोहन जी कहते हैं यू डू गुड मजाक सर। हाँ, आई डू गुड मजाक। यू हैव डन रेवोल्यूशन इन इंडियन जर्नलिज्म, हेड्स ऑफ। धन्यवाद अभिजीत जी, धन्यवाद। तो साहब इनको जरा इनकी ये जो हरकतें जरा बताइए, आइए और दिखा दें आपको। हरकतें साहब कम थोड़ी होती हैं। मिलिए साहब। नाम है मोहम्मद जमाल, कैराना के हैं। बंगाली लड़की मिली साहब, बंगाली लड़की मिली, उसको फंसा लिया और उसको बुला, वहाँ से अपने घर से भागने के लिए मजबूर कर लिया और दोस्ती कर ली फेसबुक पे। पहले घर से भाग गया, यहाँ आ जा बाकी मैं निपट लूँगा, कैराना में तो अपना गढ़ है। खैर पकड़े गए साहब। नाबालिग लड़की थी, नाबालिग लड़की। पट्टे से बुरका उड़ाओ, खेल खत्म, कहाँ पता चलने वाला अंदर कौन है। तो इनकी हरकतें साहब बहुत है, कम थोड़ी हैं, चालू है नॉन स्टॉप। और वहाँ लेके माइक लेके घूमेंगे। अरे इनसे माइक वालों से उससे उसी समय सामने कन्फ्रंट कीजिए, पूछिए कि चोर चोटे बेईमानों, निकम्मो, बेशर्मो, शर्म आती कि नहीं आती? अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, आइए आपको और सुना देता हूँ। हमारे इस्लाम में कहा गया कि हमें भाईचारा करना है। हिंदू हमेशा, मुसलमान हमेशा भाई रहेंगे, हिंदू भाईचारा रहेंगे। मुसलमान भाई का चारा खत्म कर दिया इस मोदी ने आके। मुसलमान भाई की टेरर फंडिंग जोड़ दी, वो रोक दी इन लोगों ने। 3 तलाक रोक दिया। कमल मंगलानी। हाँ जी जी, मैं कमल मंगलानी सिंधी हैं भाई, सुनिए बागे। और सुन के अगर आपके दिल में दर्द ना हो तो बताइएगा। तो पाकिस्तान सिंध से, हमारे पूर्वज वहां से थे। आज पाकिस्तान सिंध से हैं साहब। वहाँ पे ये हालत है, जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, जब हिंदू बच्ची पैदा होती है उसका नाम लेते हैं हर पास की मस्जिद में। 13 साल की होने के बाद में उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग निकलते तो कहते हैं कि जाओ उस घर में और उस लड़की को 13 साल की हो जाओ, इसको पाक करके आओ। और उसकी माँ क्या कहती है आज वहाँ पे, एक एक करके जाओ। ये हाल है वहाँ पे। जब सोमनाथ उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग निकलते तो कहते हैं कि जाओ उस घर में और उस लड़की को 13 साल की हो जाओ, इसको पाक करके आओ। और उसकी माँ क्या कहती है आज वहाँ पे, एक एक करके जाओ। ये उसकी माँ इतनी मजबूर है, कहती एक एक करके जाओ, सब एक साथ मत चढ़ जाना, मर जाएगी। हाल है वहाँ पे। जब सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग टूटा था, महमूद गजनी ने तोड़ा वहाँ पे, क्या उसने जब पंडितों ने अपना सारा सबको दौलत दे दी, कहा कि बस शिवलिंग को मत करो। उसने कहा कि जब जिस दिन क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक मेरे सामने खड़े रहेंगे तो मैं बुत शिकन माना जाऊं, बुत फरोश नहीं माना जाऊं। तो उसने वो बोला कि उसके 4 टुकड़े के 1 टुकड़ा भेजा उसने गजनी के अपनी मस्जिद में, 1 टुकड़ा भेजा उसने अपने गजनी के जहाँ पे उसकी अभी कब्र है, 2 टुकड़े उसने कहीं और यहाँ भारत में कहीं पर डाले हुए हैं। तो मुसलमानों की जगह छीन ली इन लोगों ने, जो शिवलिंग टूटे थे ताकि उन पर खड़े रह पाए, उन पर शौच कर पाए, है ना। तो वो तो हो नहीं पा रहा है, तो मुसलमानों की जमीन छीनी गई ना हमारे इस्लाम। तो साहब ये स्थिति है। ये वीडियोस, इस तरह की बातें, वीडियोस नहीं, सामने कन्फ्रंट कीजिए, सामने वही बोलिए तुम लोग क्या करते हो वहाँ पर। जो हमारे जो भाई हैं, हमारे जो सिंधी भाई हैं, जिनके साथ जो माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाइए, है ना। किराए पे लीजिए सर, इन ट्रक्स को किराए पे लीजिए, एडवर्टीजमेंट वाले, बहुत आवश्यक है। और भारत में कैसे कर रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये साहब वजू करने की जगह है ना, ना ना, मस्जिद नहीं है, आप गलतफहमी में। ये एयरपोर्ट है साहब, श्रीनगर एयरपोर्ट है साहब। श्रीनगर एयरपोर्ट में सरकारी पैसे पे वजू करने की जगह। अरे वाह क्या बात है, गजब साहब। ये आपके देश भारत के अंदर ऐसा हो रहा है, बाहर नहीं है, श्रीनगर में हो रहा है। सोचिए कितना ज़रूरी था 370 हटाना। कमाल है, कमाल। खैर अभी ख़त्म नहीं हुआ सर, अभी तो और देखिए। वो जो चिल्ला रहे थे ना, वाई आर वी हियर, इसलिए हैं यहाँ पर। ये जालीदार टोपी, ये तुम्हारी बड़ी दाढ़ी, ये हल्की मूछें, आय हाय क्या बात है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या जरा देखें। डोडा पुलिस, हाँ हमारे यहाँ की नहीं भाई, डोडा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ कोटी डोडा निवासी एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 कारतूस, 1 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। मामले में आगे की जांच जारी है, जम्मू कश्मीर पुलिस। चलो साहब,
आजकल बड़े हथियार बंद हो गए ना, आजकल ये इससे हथियार पिस्टल से मारा जा रहा है, छुपा के चलो कहीं भी और धीरे से एकदम से मार दो, है ना, आजकल ये चल रहा है। ठीक है, तो बस ये फ़र्क है। खैर, हमारा काम है आपको बताना। और आ जाइए, नक्सलियों में भी कम नहीं है। हमें नक्सलियों के जमा होने की खबर मिली थी, जिसमें टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें सुरक्षा बलों ने अशोक सिंह भुक्ता को पकड़ा। इसके पास से एक इंसास राइफल, 125 राउंड गोला बारूद और इंसास की 14 मैगजीन सहित AK-47 और AK-56 राइफल और 1.14 लाख रुपए मिले। हरप्रीत कौर, SSP गया, बिहार। तो साहब बिहार से भी दोबारा शुरू हो गए, नक्सलवादी भी शुरू हो गए। कमाल है साहब, पता नहीं किस प्रकार की कैसी, अगर इसको सुशासन कहते तो कुशासन कैसे कहते, कोई ये समझा दे, हम तो वो देखना चाहते हैं। खैर, शासन सुशासन कुशासन तो एक अलग चीज़ है। आइए आपको कुछ और दिखाएं आपको बीमारी किस तरह से फैल रही है। हाँ साहब, ये प्राइड परेड है LGBTQ वालों की। आप देखिए साहब, बच्चों को, जिन बच्चों को अभी कुछ पता ही नहीं है, उन बच्चों को घसीट दिया गया इसमें, बच्चों को झंडे पकड़ा दिए गए। जस्ट इमेजिन दिस इज हैपनिंग इन अमेरिका। क्या बोलें साहब, क्या बोलें, बताइए किस राह पर अमेरिका चल पड़ा है। बहुत ही बुरा हाल होने वाला है अमेरिका का। इन बच्चों को अभी से LGBT, ये प्राइड परेड वाले छक्के, कमाल है साहब। और इसमें आ गए एबॉर्शन राइट वाले भी आ गए साहब। ये सब लेफ्टिस्ट हैं साहब, बड़े गंदे घिनौने टाइप के लोग हैं, पूरे समाज में जो है ना गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, बहुत ही गंदे लोग हैं। तो साहब एबॉर्शन राइट भी चाहिए इनको। अगर पैदा हो जाए बच्चा तो उसे LGBT बना दो। पहले तो पैदा ही मत होने दो, अय्याशी करो, हरामगिरी करो, और हो जाए तो फिर उसे LGBT बना दो, रंग बिरंगा, सतरंगिया। कमाल है साहब। किसी ज़माने में लोग शर्माते थे, अब आजकल निकल के नाच के आते हैं सामने। अरे भाई आप जो हो बने रहो, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन अगर आपको लग रहा है सिर्फ अमेरिका में, नहीं साहब, ये बीमारी आपके यहाँ आ गई। साड़ी वाली आंटियाँ किसी के बुलाए में पहुँच गई बहुत सारी, तो इसमें हमने पता किया तो मालूम चला बहुत सारे तो लोग ऐसे थे जिसमें पहुँचे, उन्हें पता ही नहीं था LGBT क्या बोले, उसमें तो सतरंगिया था, उसमें वो रेनबो था, हम रेनबो देख के चले गए, LGBT बन गया, इनको पता ही नहीं है। कमाल है। ये भारत की तस्वीर है साहब। ऑटो दिख रहा है पीछे, हाँ देखो, ध्यान से देखो, ये भारत की तस्वीर है। ये बीमारी भारत में भी आ गई। और ये बीमारी भारत में कहाँ आई है मालूम है? आइए मैं बताता हूँ। एक ही जगह, तमिलनाडु। LGBT समुदाय के लोगों ने चेन्नई में प्राइड वॉक में हिस्सा लिया, तमिलनाडु में। ये वो राज्य बन गया है जो हिंदुओं के धर्म को छिन्न भिन्न करना, ये सब करना, ये इनका मकसद है। और ये तमिलनाडु अब कर रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, आइए ज़रा देखिए, नो सैफरन इन माई रेनबो। आंटी जी तुम LGBT बनी होती, जहाँ सैफरन नहीं होते लोग, तो अभी तक तुम्हें, पहले तो तुम्हारा गैंग रेप होता, फिर तुम्हें पत्थर मार के मार दिया गया। तो शुक्र मनाओ कि तुम सैफरन इंडिया में हो। अगर ये इंडिया ग्रीन इंडिया होता या पाकिस्तान और बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में होती, तो अब तक तुम्हारी लाश को उठाने वाला कोई नहीं होता। कमाल है साहब, कमाल है। तमिलनाडु में ये सब किया जा रहा है। तस्वीरें बहुत है साहब, कितनी दिखाऊंगा, तो दिखा के परेशान हो जाऊंगा। चलिए दिखाता हूँ आपको फटाफट, देखते जाइए साहब। ये LGBTQ, दिस इज तमिलनाडु फॉर यू। इनसे मिलिए। ये सारे आपके भौंक लिबरल है, नए वाले भौंक लिबरल। इन्हें पता भी नहीं है, इनको इन्हीं के साथ सुला दो तो कष्ट हो जाएगा अभी यार। कमाल है। ये देखो, ये आए, क्या बात है साहब। इनसे नहीं मिलोगे? अरे साहब ये देखिए, इनकी शक्लें पहचान लो भाई, कल को कहीं इनका रिश्ता नहीं आ जाए। हैं, ये LGBTQ वालों का कांड हो जाएगा नहीं तो। ये भौंक लिबरल्स हैं साहब, भौंकते हुए लिबरल्स। इन चमन भूतियों को ये नहीं मालूम कि इनकी औकात क्या है। हाँ, कनाडा में नेकेड परेड हुई है, मालूम है सर, मालूम है। मैंने दिखाया नहीं, है ना, क्योंकि वो हम दिखा नहीं सकते, इन लोगों के जितने घटिया नहीं हो सकते, ठीक है ना। और आइए, इस LGBTQ के उसमें क्या हो रहा है, सेक्स वर्क इज़ वर्क। ये कब से वर्क होने लगा? इनको राइट्स चाहिए साहब,
प्रोफेशन बता दो, प्रोफेशन बना दो इसको। क्या बात है साहब, क्या बात है, वेरी गुड। बच्चा कुचा भारत की भी सत्यानाश मार दो, रेड मार दो, कमाल है। बाप कैसे होंगे? वो भी ऐसे होंगे, आउच बेबी, वही वाले होंगे, है ना। कमाल है, बड़े कैसे लोग हैं समझ में नहीं आता यार। खैर कहाँ कहाँ निपटे, इनसे निपटे हैं और कहाँ निपटे हैं। आइए, एक वीडियो वायरल हो रहा साहब, इनसे मिलिए। ये बियर डाल दी साहब, ये बियर से जो है ज्योतिर्लिंग पर बियर डाली जा रही है, जूते पहनकर। इन हरामजादों को जरा पहचानिए भाई, इनको पहचानिए भाई, बहुत आवश्यक है इनको पहचानना। ये कौन सुअर हैं और कहाँ से आए हैं, और ये आजीवन जेल में सड़ें, ऐसा कुछ इंतजाम करो भाइयों। कहाँ की वीडियो है ये समझ में नहीं आया, लेकिन इनको पकड़ना, उनको जेल पहुँचाना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले इनकी टंगड़ियाँ तोड़ देना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। यूएस के संसद में टॉयलेट्स हैव ही हर शी, प्रतीक जी कहते हैं। ओफो, कमाल है। चंडीगढ़ का ये वीडियो बताया जा रहा साहब, देखो भाई क्या हो रहा है चंडीगढ़ में। खैर स्थिति इतनी भी खराब नहीं है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं और अच्छे के लिए बदल रही हैं, और ऐसी कुछ अच्छी परिस्थिति, कुछ अच्छी तस्वीरें भी आपको दिखा दूँ, वो भी बहुत आवश्यक है। इनसे मिलिए, आप हैं शालिनी कपूर तिवारी, और लिखती हैं मुंबई से सुबह की राम राम। प्रोफेशनल हैं, पढ़ी लिखी हैं, जी न्यूज़ में रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, और मुंबई से सुबह की राम राम। मैं देख रहा हूँ अब ये एक बदलाव आ गया भारत के अंदर, सुबह की राम राम, है ना। जिसे बोलने में शर्म आती थी एक क्लास को, एक जो क्लास होता था ना, इनके जैसा जो क्लास होता था, उसको शर्म आती थी बोलने में, अब शर्म नहीं आती। सुबह की राम राम एक कॉमन वर्ड हो गया है ना। दीपावली पे आजकल लोग शुभकामनाएं देने के लिए दिवाली की राम राम बोलते हैं, होली की राम राम बोलते हैं। तो एक अच्छा बदलाव है, तो बदलाव हो रहा है, अच्छे के लिए भी हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, और भी कुछ हो रहा है। और देखिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, उसको भी देखना पड़ेगा। आइए देखिए। पकड़ 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 साला ने पकड़। पकड़ा पकड़ा। पकड़े गया। पकड़ी लाऊंगी तो बगाई वाला दे रहा वेरी नाइस। लीजिए साहब, गाय लेकर जा रहा था, और कितना मुश्किल होता सोचिए इन लोगों को पकड़ना। जान चली जाती इसमें, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने जान लगाई अपनी। जान की बाजी लगा लगा कर जो है इन्हें पकड़ा जाता है। गाड़ी भी टूट गई साहब, सब नुकसान हो गए, लेकिन इसके बावजूद हैट्स ऑफ, सलाम इन लोगों को। गुजरात का है ये। गौरक्षकों को सलाम है भाई, अपनी जान की परवाह किए बिना आपने जान बचाने का प्रयास किया गौ माता की। तो हम लोग हैं ही ऐसे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे गाय की जान बच रही, बाकियों की जान नहीं बच रही। हम तो हर जगह सबकी जान बचाने वाले लोग हैं साहब। सर मैंने अपने जर्मन एंड रशियन स्टूडेंट्स को भी राम राम की आदत डाल दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अभिजीत जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, और लोगों को भी यही काम करना चाहिए। आइए देखें और किस किस की जान बचाई जा रही है। ये एक गहरे पिट में फंस गया था हाथी, तो साहब पहले रास्ता बनाया गया, रास्ता खोदा गया जेसीबी से, उसके बाद जेसीबी से इसको मदद से इसको बाहर निकाला जा रहा है, जेसीबी का सपोर्ट दे देकर। और एक गजराज हमारे निकल आए बाहर। लो भैया,
तो ऐसा नहीं सिर्फ गाय को, हर जानवर को बचाते हैं साहब, हर जानवर को बचाते हैं। लोग खुश हैं और हाथी भी बड़े आराम से अपने रास्ते चला गया, उसने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया और धन्यवाद देता हुआ अपने रास्ते जंगल की तरफ। तो ये है साहब, ये भारत की जो परंपरा है वो है आपके सामने। खैर भारत की तो बहुत बात हुई और पाकिस्तान की बात कर लें थोड़ी सी। भिखारिस्तान की हालत ये देखिए, कठोरिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि साहब हमारा रेलवे की रेक रख के बैठ गया। पाकिस्तान ने नहीं रखा समझौते का मान, समझौता एक्सप्रेस के कोच लौटाने से कर रहा है इनकार। समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी थी हम लोगों ने, तो उसके जो कोच गए थे 10 कोच जो वापस आने थे, जो किसी देश को वापस देने चाहिए, अब वो वापस नहीं दे रहा है, वो वहाँ इस्तेमाल कर रहा है। इतनी बुरी हालत है भिखारियों की कि 10 कोच नहीं बना पा रहे। बताइए देश की कितनी बुरी हालत है। क्या भिखारिस्तान है साहब, ऐसा भिखारिस्तान मैंने आज तक नहीं देखा। गजब का भिखारी देश है साहब, 10 कोच नहीं बना पा रहा आपने और इसको कश्मीर चाहिए। कमाल है यार भाई, तू तो कोच ही रख ले, तेरे लिए इतना ही बहुत है, इससे ऊपर कुछ ना कर पाएगा। खैर चलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ भी ले लें और ये रही आपके सामने। लंडन विल बी बॉम्ब्ड फर्स्ट इफ वर्ल्ड वॉर 3 हैपन्स, वार्न्स व्लादिमीर पुतिन एलाय। व्लादिमीर पुतिन के एलाय ने लाइव चैनल पर इस बात को बोला है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती है बात तो सबसे पहले हम लंदन को बॉम्ब करेंगे। व्लादिमीर पुतिन एलाय वार्न्स लंदन विल बी बॉम्ब फर्स्ट इफ वर्ल्ड वॉर 3 ब्रेक्स आउट। तो ये अच्छी खबर नहीं है लंदन के लिए। खैर यूक्रेन के लिए और कुछ बुरी खबर है। यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये खबर आई थी। यूक्रेन को करारा झटका, रूस के खिलाफ जंग में नाटो में आई दरार। अब क्या करेंगे ज़ेलेंस्की? तो बट गया है नाटो, क्योंकि रूस जो है बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और रूस का कहना है कि जो इनके इसके साथ लड़ेगा वो हमारा दुश्मन होता चला जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम नेटो के ऊपर भी हमला कर देंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो हो जाए। तो ये चीज़ जो है बड़ा खलबली मच गई है इससे। तो पुतिन जो है बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और बाकी लोगों में अब खलबली मची हुई, जो सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, उनके सारे आंकड़े गलत हो गए। तो आने वाला समय बताएगा क्या होता है। लेकिन बहरहाल रशिया में क्या हो रहा है ज़रा उसको भी देख लें। मैकडॉनल्ड्स इज आउट। यहाँ का भी मैकडॉनल्ड्स होता था, अब ये नया नाम आ गया भाई। अब ये नए बर्गर्स और फ्राइज़ वहाँ की इंडिजिनस उन्होंने खुद ने जो है अपने डेवलप कर लिए और अब वो चलेंगे, अपने स्टोर बना लिए वो चलेंगे। यानी मैकडॉनल्ड्स परमानेंटली आउट हो गया और शायद हमेशा के लिए आउट हो गया। अब यहाँ से दोबारा एंट्री मैकडॉनल्ड्स को कभी नहीं मिलेगी। अमेरिका ने जीवन भर के लिए अपना ये नुकसान तो कर ही लिया है। खैर बुल फाइट देखने बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती है, पता नहीं क्यों, हमको नहीं अच्छी लगती। लेकिन बहरहाल ऊपर वाले का न्याय शायद कहें, क्या कहें अब इसको। ज़रा देखें इसको, लोग देख रहे थे बुल फाइट और अचानक क्या हुआ ज़रा देखिए। ये देखिए इसको घायल कर दिया, पैर इसका टूट चुका और ये पूरा स्टेडियम गिर पड़ा जी। ये देखिए और अभी आप देखेंगे एकदम से स्टेडियम गिरा, ये गिर गया जी पूरा, जिसमें ये देखिए 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो ये हुआ कोलंबिया में।